वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जेरोम द्वारा लिखी गई शॉर्ट स्टोरी अंकल पॉजर हैंग्स अ पिक्चर का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ आगे बढ़ें, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं राइटर के बारे में, दैट इज़ जेरोम के बारे में, जेरोम कल्प का जेरोम के बारे में। वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था। ही वॉज द फोर्थ चाइल्ड ऑफ मार्गरेट जोन्स एंड जेरोम क्लैप, एन आयरन मॉन्गर एंड ले प्रीचर हु डेबल्ड इन आर्किटेक्चर। तो वो मार्गरेट जोन्स एंड जेरोम क्लैप का फोर्थ बच्चा था। उसकी दो बहनें थी, पॉलिना एंड ब्लेडिना, और एक भाई था मिल्टन, हु डाइट एट एन अर्ली एज। जेरोम वॉज रजिस्टर्ड एज जेरोम क्लैप। उसका अर्ली नाम जेरोम क्लैप जेरोम ही था, लाइक हिज फादर्स अमेंडेड नेम, एंड द क्लैप का अपीयर्स टू बी अ लेटर वेरिएशन। और जो क्लैप का नाम है ये उसके नाम के साथ बाद में लगा आफ्टर एग्जाइल्ड हंगेरियन जनरल जॉर्जरी क्लैप का। द फैमिली फेल इनटू पॉवर्टी ओइंग बैड इन्वेस्टमेंट इन द लोकल माइनिंग इंडस्ट्री एंड डेब्ट कलेक्टर्स विजिटेड अपॉन एन एक्सपीरियंस दैट जेरोम डिस्क्राइबेबली इन इट। उसके फादर के द्वारा गलत इन्वेस्टमेंट के कारण जेरोम को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी माई लाइफ एंड टाइम्स में भी किया है। तो ये थी ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन राइटर के बारे में, दैट इज़ जेरोम के बारे में। अब हम लोग चलते हैं अपनी मेन टॉपिक के ऊपर। सॉरी, थोड़ा सा और रह गया। द यंग जेरोम अटेंडेड। जेरोम ने सेंट मैरी बेलन ग्रामर स्कूल में अपनी एजुकेशन स्टार्ट की। ही विश टू गो इनटू द पॉलिटिक्स और बी ए मैन ऑफ लेटर। वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते थे, और चाहते थे कि एक बढ़िया पॉलिटिशियन बने। बट द डेथ ऑफ हिज फादर व्हेन जेरोम वाज 13 एंड ऑफ हिज मदर व्हेन ही वाज 15 फोर्स्ड हिम टू क्विट हिज स्टडीज एंड फाइंड वर्क टू सपोर्ट हिमसेल्फ। बट उसके फादर और मदर की अनटाइमली डेथ के कारण उसे अपनी स्टडी छोड़नी पड़ी थी और काम को ढूंढना पड़ा था। ही वॉज एम्प्लॉयड एट द लंडन एंड नॉर्थ वेस्ट रेलवे, इनिशियली कलेक्टिंग कोल दैट फेल अलॉन्ग द रेलवे, एंड ही रिमेन्ड देयर फॉर 4 years। और उन्होंने ये दिखाता है कि उन्होंने बहुत हार्ड शिप्स वाली लाइफ जी थी, और यहाँ तक कि उन्होंने स्टार्टिंग में कोयले को चुगने का काम भी किया था। तो ये थी एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन जेरोम के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक, दैट इज़ अंकल पॉजर जेरोम कल्प का जेरोम्स अंकल पॉजर हैंग्स अ पिक्चर का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। How would you how would Uncle Podger create commotion in the whole house before hanging the picture? किस प्रकार से अंकल पॉजर जो है पूरे घर में उथल पुथल, या फिर ये कह दीजिए कि पूरे घर में किस प्रकार से अंकल पॉजर जो हैं वो कमोशन या हलचल पैदा कर देते हैं तस्वीर को टांगने से पहले या तस्वीर को लटकाते वक्त। वाज ही सक्सेसफुल इन हैंगिंग इट? और दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ बनता है, क्या वो उस तस्वीर को इतनी हलचल, इतनी भगदड़, इतना कमोशन, इतनी डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के बाद भी क्या वो उस तस्वीर को सही ढंग से हैंग करने में कामयाब हुए या नहीं हुए? तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो दो क्वेश्चंस बन गए एक ही क्वेश्चन के अंदर। और जैसे कि हम लोगों ने कहानी में पिछली वीडियो में देखा था कि अंकल पॉजर एक ऐसा करेक्टर बनाया गया है राइटर के द्वारा जो गुड फॉर नथिंग करेक्टर है, जो किसी काम का भी करेक्टर नहीं है, बट वो डींगे बड़ी बड़ी फेंकता है। वो ये सोचता है कि उसके जितना इंटेलिजेंट कोई करेक्टर नहीं है, उसके जितना एफिशिएंट कोई करेक्टर नहीं है। तो इन शॉर्ट ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अंकल पॉजर जैसे करेक्टर हमारे इर्द गिर्द हमें अक्सर मिल जाते हैं, जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं हम कि वो ये कर देंगे वो कर देंगे, बट जब टाइम आता है वो कुछ भी करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, किस तरीके से वो कमोशन क्रिएट करते हैं कि क्या वो तस्वीर को सही ढंग से हैंग करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, अब आने वाले आंसर में। द प्रेजेंट स्टोरी अंकल पॉजर हैंग्स अ पिक्चर हैज़ बीन रिटन बाय जेरोम, वन ऑफ द फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर इन इंडिया। तो
ये जो स्टोरी है अंकल पॉजर हैंग्स अ पिक्चर, जेरोम द्वारा लिखी गई कहानी है। His important books include Three Men in a Boat. Most of his stories are full of humor. उसकी जो मुख्य किताबें हैं वो है जो है वो है थ्री मैन इन अ बोट, और उसकी जो स्टोरीज़ हैं वो व्यंग से, सटायर से भरी होती हैं। द प्रेजेंट स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज बुक थ्री मैन इन अ बोट, और ये कहानी भी उसकी फेमस बुक थ्री मैन इन अ बोट में से ली गई है। वन ऑफ द थ्री मैन इज़ हैरिस, who takes a burden of everything itself and put it on the back of other people। और उन तीनों में से एक शख्स था हैरिस, जिसकी आदत थी कि वो ये सोचता था कि हर काम वही कर सकता है, और जब वो काम करने लगता था उसका सारा का सारा बोझ वो अपने आसपास के लोगों के ऊपर डाल देता था, और उन लोगों के ऊपर, और जब वो अपने आप को उस काम को करने में असमर्थ महसूस करता था तब भी वो जो दोष था अपने आसपास के लोगों के ऊपर ही डालता था। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, हैरिस रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज अंकल पॉजर, और ऑथर ये बता रहा है, ऑथर के मुताबिक जो हैरिस कैरेक्टर है थ्री मैन इन अ बोट में, वो उसके अंकल पॉजर की याद दिलाता है। अंकल पॉजर इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ कैरेक्टर हु इज़ गुड फॉर नथिंग कैरेक्टर। तो अंकल पॉजर को एक इस तरीके का कैरेक्टर बना के कहानी में हमारे सामने पेश किया गया है, जो किसी काम को भी ढंग से कर पाने में असमर्थ कैरेक्टर है, जो किसी भी काम का कैरेक्टर नहीं है। In the story, Uncle Podger creates a lot of humor and commotion in the whole house for a simple task of hanging a picture on the wall। और इस कहानी में भी जो इंसिडेंट पेश किया गया है वो इंसिडेंट में भी अंकल पॉजर को एक ऐसा करेक्टर बना के पेश किया गया है जो कि एक सिंपल सा काम है, एक तस्वीर को दीवार पे हैंग करना है। कितना मुश्किल काम है, हम लोग 5 से 10 मिनट में ये बिना किसी हेल्प के कर सकते हैं। वो इस काम को भी अकेला ढंग से नहीं कर पाता, और इस काम को करते वक्त वो किस तरीके से व्यंग और हलचल और भगदड़ और डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, वही इस कहानी का मेन इंसिडेंट है, यही इस कहानी का मेन टॉपिक है। He thinks that he is better than rest of his family and can do any task perfectly on his own। उसकी ये सोच है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अंकल पॉजर जैसे कैरेक्टर जो है वो यही सोचते हैं कि उनसे बेहतर काम कोई दूसरा शख्स नहीं कर सकता। तो इस कहानी में भी अंकल पॉजर को ऐसा लगता है कि अपनी फैमिली में वो ही एक ऐसा शख्स है जो सबसे बेहतर है, और उसके जैसा काम और कोई शख्स नहीं कर सकता उसकी फैमिली के अंदर। दैट इज़ वाई व्हेन हिज वाइफ आस्क्स अबाउट व्हाट शुड बी डन विद द पिक्चर ही रिप्लाइज। इसीलिए जब फ्रेम मेकर की शॉप से उनके घर में एक तस्वीर आती है और उसकी वाइफ कहती है कि इस तस्वीर का क्या करना है, तो अपने वाइफ को बड़े ही टैक्टफुली, बड़े ही गर्व से रिप्लाई देता है। क्या रिप्लाई देता है? ओ यू लीव दैट ऑन मी, डोंट यू एनी ऑफ यू वरी योरसेल्व्स अबाउट दैट, आई विल डू ऑल दैट। वो अपनी वाइफ को बड़ी कॉन्फिडेंटली, बड़ी ही डींगे हाँकता हुआ कहता है कि इस तस्वीर का क्या करना, इसको मेरे ऊपर छोड़ दो। आप लोगों में से किसी को भी इस चीज़ के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ का जो भी करना है मैं अकेला ही कर लूँगा। बट क्या वो ये जो बात कॉन्फिडेंटली कह रहा है, क्या वो कर पाएगा अकेला? क्या जितनी कॉन्फिडेंस से उसने बात कही है, क्या उसके ऊपर वो खरा उतरेगा? हम लोग देखते हैं आगे आने वाले पोर्शन में। But in reality, he cannot do anything on his own। That is why as soon as he starts his task one by one, he creates a lot of commotion in the whole house। इसीलिए जब हकीकत में, बट कहते हैं ना कि कल्पना और हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कहने और करने में फ़र्क है, और इसके भी कहने और करने में फ़र्क है। इसीलिए जब वो हकीकत में काम करना शुरू करता है, एक एक करके वो पूरी फैमिली को अपने साथ काम में इन्वॉल्व कर देता है। वो पूरे घर में भगदड़ मचा देता है, पूरे घर में हलचल पैदा कर देता है, कमोशन पैदा कर देता है। एट फर्स्ट ही सेंड्स अ गर्ल टू ब्रिंग नेल्स, देन ही सेंड्स अ बॉय आफ्टर हर टू टेल द साइज ऑफ द नेल। सबसे पहले वो एक लड़की को, अपने घर की लड़की को मार्केट भेजता है कि वो उसको हैंग करने के लिए एक नेल ला के दे, ताकि उसके ऊपर वो तस्वीर को हैंग कर सके। बट उसे भेजते वक्त उसे याद भूल जाता है कि उस लड़की को नेल का साइज़ भी बताना था।
तो ये पहला शख्स इन्वॉल्व हो गया। फिर उसके पीछे अपने बेटे को भेज देता है जो कि उसको साइज़ बताने जाता है। अब दूसरा शख्स भी इन्वॉल्व हो गया। दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग ऑफ कमोशन। ये तो अभी भगदड़ और हलचल की शुरुआत थी। देन ही सेंट समवन टू ब्रिंग हैमर फॉर हिम। फिर वो अपने बेटे को उस हैमर लाने के लिए भेज देता है। अगेन ही सेंट, फिर वो अपने बेटे टॉम को रूल, स्टेप लैडर एंड चेयर फॉर हिम। वो अपने बेटे को इंची टेप, स्टेप लैडर, सीढ़ी और चेयर लाने के लिए कहता है। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट ही सेंड्स जिम टू ब्रिंग स्पीड लेवल फॉर हिम एंड आस्क हिज वाइफ टू होल्ड द लाइट फॉर हिम। और कुछ समय बाद वो अपने सबसे छोटे बेटे को पड़ोसियों से, मिस्टर जॉर्जल से पास से स्पिरिट लेवल लेने के लिए भेज देता और अपनी वाइफ को भी कहता है वो उसके पास खड़ी रहे और उसको लाइट मारे। तो इस प्रकार से जहाँ पे वो उसने थोड़े ही मोमेंट्स के पहले बड़े कॉन्फिडेंटली ये बात कही थी कि वो इस काम को अकेले कर लेगा, किसी और को इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पोर्शन में हम लोग देख सकते हैं धीरे धीरे करके उसने पूरे घर को अपने साथ काम में इन्वॉल्व कर लिया है। पूरे घर में उसने भगदड़ हलचल मचा रखी है। क्या वो इतनी हलचल कितने मचाने के बाद, क्या इतनी भगदड़ मचाने के बाद, पूरी फैमिली को अपने साथ इन्वॉल्व करने के बाद वो इस काम को परफेक्टली कर पाएगा? पहली चीज़ तो उसकी रॉन्ग हो गई कि उसने जो कहा था उसके ऊपर खरा नहीं उतरा। क्या वो इतने लोगों की हेल्प के बावजूद भी तस्वीर को सही ढंग से हैंग कर पाएगा या नहीं, देखते हैं आगे। सो वी सी दैट वेयर एज अंकल पॉचर had said that he need no one to complete this simple task but gradually has involved all the members of his family। तो हम लोग देख सकते हैं जहाँ पे पहले अंकल पॉचर ने कहा था उसे किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं है इस काम को पूरा करने के लिए, धीरे धीरे करके उसने पूरी फैमिली को इस सिंपल से टास्क को पूरा करने के लिए साथ में लगा लिया है। When Uncle Pocher starts hanging the picture, at first he breaks down the frame and glass of the picture and in the process he also cut himself। जो सबसे पहले वो पिक्चर को हैंग करने की कोशिश करता है तो उससे तस्वीर नीचे गिर जाती है। तस्वीर का फ्रेम और शीशा जो टूट जाता है उसे बचाते बचाते वो खुद भी इंजर्ड हो जाता है। यानी कि पहली कोशिश में वो फेलियर साबित होता है, यानी कि उसकी वो चीज़ कि वो खुद हर चीज़ कर लेगा, वहाँ पे भी वो एक फेलियर साबित हो रहा है। अगेन ही क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कमोशन इन फाइंडिंग हैंकरचीफ व्हिच ही पुट इन हिज ओवरकोट एंड इज हिमसेल्फ सिटिंग ऑन इट। देन ही अगेन पुट्स हिज ब्लेम ऑन अदर फैमिली मेम्बर्स सेइंग। और फिर जब उसका हाथ कट जाता है वो उसे रुमाल की ज़रूरत थी ताकि वो अपने हाथ को बांध सके खून को बहने से रोकने के लिए। और जैसे ही वो रुमाल को ढूंढना शुरू करता है तो उसे यही सिर्फ याद रह जाता है कि उसने जो रुमाल था वो अपने ओवरकोट की पॉकेट में डाला था, बट उसे वो ओवरकोट नहीं मिल रहा था जिसकी पॉकेट में उसने वो रुमाल डाला था। और क्यों नहीं मिल रहा था वो पूरी फैमिली को उसे ढूंढने में लगा देता है, क्योंकि वो खुद उस ओवरकोट के ऊपर बैठ गया था। और जब वो उसे एहसास होता है कि वो तो उसी ओवरकोट के ऊपर बैठा है जो सारी फैमिली ढूंढ रही है, वहाँ पे भी उसे पता था कि गलती उसी से हुई है, बट बजाय इसके कि वो शर्मिंदा होता, वो अपनी गलती को मानता, वो अपनी फैमिली को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। वो क्या कहता है देखिए, ओह यू कैन गिव इट अप, आई हैव फाउंड इट माई सेल्फ नाउ, माइट जस्ट एज वेल आस्क अ कैट टू फाइंड एनीथिंग एज एक्सपेक्ट यू पीपल टू फाइंड। तो वो ये कहता है कि वो सारे लोग कोड को ढूंढना छोड़ सकते हैं क्योंकि उसने उसे उस कोड को खुद ढूंढ लिया। उसे खुद क्यों ढूंढ लिया? क्योंकि वो खुद ही तो उसके ऊपर बैठा था। फिर वो उनको और प्रताड़ित करता है। वो कहता है आप लोगों से अच्छा है मैं किसी बिल्ली से उस कोड को ढूंढने को कह देता तो वो ढूंढ लेती, आप लोगों से अपेक्षा रखनी मेरी सबसे बड़ी गलती थी। यानी कि खामियाँ उसमें थी, बट अपनी खामियों का दोष वो जो है वो किसके ऊपर डाल रहा है? वो अपनी खामियों का जो दोष है वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के ऊपर डालता चला जा रहा है। Similarly, he creates a lot of commotion in the whole house while finding a nail and hammer which was again his fault। फिर इसी तरीके से एक बार उससे नेल गिर जाता है, नेल को ढूंढने में भी वो पूरे घर में हलचल भगदड़ मचा देता है। फिर उसे ये याद भूल जाता है कि हैमर कहाँ पे रखा है, ये भी उसी की गलती थी, हैमर रखा कहाँ पे है। अगर उसको रख के नहीं याद तो पूरे फैमिली मेम्बर्स को कहाँ से याद होगा? वहाँ पे भी वो अपनी गलती के लिए फैमिली को ही दोष देता है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, ही इज़ गुड फॉर नथिंग करेक्टर अपनी, और वो बिल्कुल वैसा ही करेक्टर है जो अपनी खामियों को दूसरों के
के ऊपर थोपता चला जा रहा है। अपनी नाकामयाबी का कारण वो अपनी खामियों को नहीं मानता, अपनी नाकामयाबी का कारण वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के ऊपर थोपता चला जा रहा है। देन अगेन ही क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कमोशन व्हाइल पुटिंग अ मार्क ऑन द वॉल वेयर ही वांट्स टू हैंग द पिक्चर। फिर जब उसे पॉइंट लगाना था जहाँ पे उसने नेल को लगाना था दीवार के ऊपर, उस वक्त भी बहुत भगदड़ मचाता है। पहले उसे भूल जाता है, फिर दोबारा से मेज़र करने लगता है। मेज़र करते वक्त वो जो है पियानो के ऊपर भी गिर जाता है। ही इवन फॉल्स डाउन ऑन द पियानो व्हाइल पुटिंग द मार्क ऑन द वॉल। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि वो छोटे से छोटे टास्क के लिए पूरे घर में भगदड़ मचा के रखी हुई है। और जहाँ भी उसने स्टार्टिंग में कहा था किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं, उसने पूरी फैमिली को इन्वॉल्व किया, उसके बावजूद भी अभी तक वो अपने काम को परफेक्टली कर पाने में असमर्थ है। बट स्टिल आफ्टर सो मच फस ही इज स्टिल नॉट एबल टू पुट द एग्जैक्ट मार्क। इतनी हलचल, इतनी भगदड़ के बावजूद भी, यहाँ तक कि वो गिर भी जाता, उसके बावजूद भी वो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं लगा पाता। और जहाँ पे उसने तस्वीर को हैंग करना था, यार्ड्स तक दीवार जो थी ऐसा हो गई थी, ऐसी खुरदरी हो गई थी जैसे लगता था सैंड पेपर के साथ दीवार को रब किया गया हो। इवन हिज वाइफ गेट्स इरिटेटेड एंड आस्क हिम दैट इन फ्यूचर इफ ही प्लान्स टू डू समथिंग लाइक दिस ही शुड इन्फॉर्म हर इन एडवांस सो दैट ही कैन गो टू स्पेंड अ वीक विद हर मदर। इसीलिए वो अपनी वाइफ, उसकी वाइफ भी अपने हस्बैंड के इस भगदड़, इस तरीके के बर्ताव से इरिटेट हो जाती है। वो भी अपने हस्बैंड को वार्न कर देती है कि आगे से जब कभी भी वो ऐसा कुछ काम करने का प्लान बनाए तो वो उसे फ्यूचर एडवांस में इन्फॉर्म कर दे, ताकि वो अपने बच्चों को साथ लेके अपने पेरेंट्स के घर एक हफ्ता छुट्टी काटने चली जाए, ताकि उसे और उसके बच्चों को इतनी कमोशन, इतनी भगदड़, इतनी डिस्टर्बेंस का शिकार ना होना पड़े। आफ्टर सो मच एफर्ट्स एट लास्ट by the midnight Uncle Podger was able to hang the picture in condition which looks very unsafe and insecure। तो अंत में सुबह के 10 बजे का लगा हुआ, लगभग आधी रात हो चुकी है। पूरे दिन की मेहनत मशक्क़त के बाद अंकल पॉजर जो है तस्वीर को दीवार पे हैंग करने के लिए कामयाब हो जाते हैं। बट क्या वो परफेक्टली हैंग करने में कामयाब हुए? नहीं। वो तस्वीर को हैंग तो कर दिया, बट तस्वीर इस तरीके से दीवार पे हैंग कर रही थी जो लग रहा था उसे तस्वीर को देखकर कि वो अब ज़मीन पे गिरी, अब ज़मीन पे गिरी। यानी कि इतने सारे डिस्टर्बेंस के बाद, इतने घंटे लगाने के बाद, इतने फैमिली मेम्बर्स को डिस्टर्ब करने के बावजूद भी वो अपने काम को परफेक्टली कर पाने में असमर्थ साबित होता है। और इसीलिए राइटर ने उसको एक बिल्कुल ऐसा ही करेक्टर बनाया, और हम लोगों ने भी उसको बिल्कुल सही करेक्टर नापा कि ही इज़ गुड फॉर नथिंग करेक्टर। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज टास्क नॉट परफेक्टली अंकल पॉजर प्रेजेज। और उसे भी पता है तस्वीर को देख के कि उसने सही ढंग से तस्वीर को हैंग नहीं किया, उसके बावजूद भी अपने काम को सही ढंग से ना कंप्लीट कर पाने के बावजूद भी वो अपने आप की प्रशंसा करना शुरू कर देता। पूरी फैमिली थक चुकी है, हार चुकी है, बट ये अभी भी एनर्जेटिक है और अपनी तारीफ खुद कर रहा है। वाई सम पीपल वुड हैव हैड ए मैन इन टू डू अ लिटल थिंग लाइक दैट। वो अपने आप की प्रशंसा करता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इतने छोटे काम के लिए उसके जैसे टैलेंटेड और इंटेलिजेंट पर्सन को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि उसने किस प्रकार से पूरे घर में कमोशन क्रिएट की, किस तरीके से ह्यूमर उत्पन्न किया और किस तरीके से वो एक गुड फॉर नथिंग करेक्टर साबित हुआ। इतना कुछ, इतने लोगों की हेल्प के बावजूद भी वो अपने काम को सही ढंग से कर पाने में असमर्थ होता है। इन द एंड, टू कंक्लूड, वी कैन से दैट अंकल पॉजर creates a lot of commotion while hanging the picture on the wall, but still he was not able to hang the picture properly because the way the picture is hanging on the wall it appears as if it can fall down any time। तो अंत में हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने एक सिंपल से टास्क को करने के लिए, पिक्चर के हैंग करने के टास्क को करने के लिए पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कर लिया था, और उसके बावजूद भी वो उस पिक्चर को सही ढंग से परफेक्टली हैंग करने में असमर्थ होता है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर, और उस तस्वीर को देखे ऐसा लगता है वो भी कभी भी उस हैंगिंग की पोजीशन से गिर के टूट सकती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।